So guys, welcome back to your own channel Books Trivia. So in this video, we are going to discuss the most important topics of physics for class 10th ICSE 2024 examination. जैसा कि आप लोगों के सितंबर में स्कूल के फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ स्कूलों में अगस्त में भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें अबाउट साउंड चैप्टर तक आपकी 7 चैप्टर तक स्कूल एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूरे 12 चैप्टर रेडियो एक्टिविटी तक आते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा जो बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको बुक में दिए हैं और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो कि सिर्फ एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दिए रहते हैं। सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये जो भी एनालिसिस मैंने करा है ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर है और आपका जो स्पेसिमेन पेपर है इन चीज़ों के ऊपर है। इस बार का जो स्पेसिमेन पेपर है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं। आपसे जो डेफिनेशंस हैं, जो रिटन थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो बड़े कम हैं। एप्लीकेशन बेस्ड बहुत है, आपको बड़ा डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पेपर को अच्छी तरीके से कर पाओगे। अगर आपके अंदर वही है कि आप याद करके जाओगे चीज़ों को, तो मेरे हिसाब से आप फिज़िक्स में ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे। अच्छे परफ़ॉर्मेंस के लिए आपको काफ़ी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और डेप्थ नॉलेज आपकी बुक की रीडिंग करके और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ कर ही बनेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बनेगी। अभी आगे वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप कहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके लिए रहेगा बेस्ट सोर्स। तो सबसे पहला चैप्टर जैसे आपका है फोर्स। फोर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके टॉर्क से बनते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से बनते हैं। आपसे कभी-कभी जो मोमेंट ऑफ फोर्स के एग्जांपल्स रहते हैं उनके ऊपर रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो यही कुछ आपको कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स है। तो ये रीजंस आपको इस क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रीजन बेस्ड क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे जो भी चीज़ें मैंने इसमें अंडरलाइन करी हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि जो बाइसिकल रहती है, साइज़ का जो टूथ्ड व्हील रहता है, जो फुट पैडल जिसमें लगा होता है, उस पे क्यों फोर्स लगाया जाता है? स्मॉल वाले पे जो एक्सेल पोज़ीशन पे रहता है, उस पे क्यों नहीं लगाया जाता है, जो रियर व्हील रहता है? तो ये इसलिए करा जाता है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा हो सके और टॉर्क ज़्यादा बन सके, जिससे जो आपकी साइकिल है, वो कम फोर्स लगाने पे ज़्यादा डिस्टेंस कर सके। टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा बन सके। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और इन डेप्थ नॉलेज ऐसे क्वेश्चन में होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो आपको बुक से ही क्वेश्चन दे देगा। तो वो अलग तरीके से भी अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आपका टॉर्क, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, वो बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आ जाता है। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जैसा मैंने बताया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसमें ये जो एक टेबल दी है, इसी से क्वेश्चन आता है, और कहीं से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलता है। ज़्यादातर वो ट्रायंगुलर लैमिना और स्केलियन ट्रायंगल का, और सॉलिड और होलोकॉन कोन का वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। स्पेशली होलोकोन में वो सबसे ज़्यादा पूछता है। आपने प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन करे होंगे तो आपको पता होगा कि होलोकोन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रैक्टिस के लिए इस समय आपको मार्केट में काफ़ी सारी क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसी क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए जिसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन दिए हो। आप ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक्स में देखोगे एक ही तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन दे देते हैं, जिससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं है, आपको इतने क्वेश्चन करने हैं कि आपका हर कॉन्सेप्ट उससे कवर अप हो जाए, आपका टाइम खराब ना हो। काफ़ी बच्चे एक ही चैप्टर करने के बाद उसके 100, 150, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि आपको ओवरऑल पूरा सिलेबस ध्यान में रखना है, आपको हर नॉलेज होनी चाहिए हर चैप्टर की। तो उसी के लिए एक ऐसी क्वेश्चन बैंक जिसमें ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन ना हो, लेकिन जो भी क्वेश्चन हो वो कॉन्सेप्चुअल हो, उसके लिए आप ओसवाल बुक्स की ये क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो। इसका डिटेल रिव्यू हमारे चैनल पर डला हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग ये अभी तक के लिए 10th क्लास के जो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि इसमें हर चीज़ दी हुई है, हर तरीके के क्वेश्चन दिए हैं। शायद ही कोई ऐसी क्वेश्चन बैंक आती होगी जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे मैं आपको पहले ही चैप्टर दिखा देता हूँ। चैप्टर 1-4, सबसे पहले तो इसके रिवीजन नोट्स दिए हुए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन नोट्स में भी इन्होंने ज़्यादा फालतू की थ्योरी नहीं लिखी हुई है। जो इंपॉर्टेंट है वही देखिए 2 पेज में दिया हुआ है। इसके बाद कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जिनकी मैं बात कर रहा था, वो देखो आपको इसमें डायरेक्ट दिख जाएंगे। फिर आंसरिंग टिप और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे आपको पता चल सके कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। जैसा आपको यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्चर्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरीके के कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो जब इस तरीके का जो पोस्चर है एक रिंग शेप्ड बना लेता है, तो उसमें मिडिल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाता है।
जो सेंटर रहता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी लाई करता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में बताया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इनमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हुए, प्रैक्टिस के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। सब तरीके के कॉन्सेप्ट इसमें कवर अप है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो वो सब भी इसमें दिए हैं। एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है, तो आप इस बुक को इसी वजह से कंसिडर कर सकते हैं। इनकी सभी सब्जेक्ट्स की आती है। मैं लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर से एक बार चेकआउट करना, और जो इसका डिटेल्ड रिव्यू था उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पिछले साल ये सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन इस साल ये सिलेबस में है। इस बार कोई भी रिड्यूस सिलेबस लॉन्च नहीं हुआ था बोर्ड के द्वारा, तो इस बार ये सिलेबस में है। ये काफ़ी ज़्यादा थ्योरी वाला टॉपिक है, तो इसकी आपको बेसिक डेफिनेशन ही याद करके जानी है, और याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप समझ सकते हो और अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशंस को लिख सकते हो। आपका आईसीएससी में उसका कोई मार्क्स कटता नहीं है। आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, आपको उसमें फुल नंबर मिल जाएंगे। आप बस डेफिनेशन को 3-4 बार रीड करो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाओ उसकी, आप एग्जाम में अपने आप लिख लोगे। आप जब अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करोगे तो आपको अपने आप उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी आपको लगता होगा कि मेरे थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो हो नहीं पाते, मैं याद करूं क्या करूं, वो सब आपका अपने आप हो जाएगा अगर आप बार बार उस चीज़ को गो थ्रू करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, वो ऑटोमेटिकली आपको वो सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और अपने आप आंसर लिखना शुरू कर लोगे। इसके बाद है चैप्टर 2, वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में बेसिकली आपको वर्क का जो फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा इंटू एस, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, तो वही रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और काफ़ी थ्योरेटिकल चैप्टर तो नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर जो फॉर्मूलेज हैं उसका काफ़ी बड़ा रोल है, फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे पहले आप अपना चैप्टर खत्म करने के बाद जो बुक के अंदर, जो सेलेना कॉन्साइज की बुक है, आपके स्कूल में कोई और बुक भी फॉलो होती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर जो गिवन एग्जांपल्स रहते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स रहते हैं ये डायरेक्ट आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट की डायरेक्ट उठा के दे देते हैं, जस्ट बाई चेंजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नथिंग एल्स। सो इसको तो आप कर लेना। फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये आता है बहुत थ्योरेटिकल चीज़, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है ये, लेकिन इसका जो ये वाला पोर्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये काफ़ी काम का है। अगर आप इसको अभी पढ़ लोगे तो आपको 11th क्लास में आके जब आप रोटेशनल पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। वर्क एनर्जी थ्योरम, इन सबको आप अभी अच्छे से समझ लोगे तो बहुत आसानी रहेगी। इसके बाद कन्वर्जन, ये सब बड़ा थ्योरेटिकल चीज़ है, तो इन सब में तो 1-2 बार रीडिंग की ज़रूरत है। बस आप अभी रीडिंग कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो एग्जाम से थोड़े दिन पहले इसकी रीडिंग शुरू करो, तो आपका बड़ा अच्छे तरीके से सब चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम को आपको नहीं भूलना है कि टोटल वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये वाले जो टॉपिक्स है क्लास 11th में बहुत यूज़ होते हैं। आपको जो क्लास 10 सीबीएसई का है उसमें ये सब टॉपिक्स नहीं देखने को मिलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह, जो कि आपके बोर्ड को एक बड़ा स्पेशल बोर्ड बना देता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है। 11th में इसका बहुत बड़ा रोल है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपके क्लास 11th के जो जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन हैं उसमें अराउंड 30-35% वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशनल के आपके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग के ही क्वेश्चन बनेंगे, और एडवांस में तो बहुत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लगते हैं। लेकिन अभी आप लोग क्लास 10th को फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसके क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। देन मशीन्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मशीन्स में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पुली से। तो पुली को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। काफ़ी बच्चों को पुली डिफिकल्ट लगता है, लेकिन असलियत में पुली काफ़ी ज़्यादा ईजी टॉपिक है। तो पुली में आपको बेसिकली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पुली में आपको ज़्यादा चैप्टर्स आप पढ़ के पुली के समझ नहीं पाओगे। काफ़ी बच्चे होते हैं इधर उधर पढ़ते हैं ज़्यादा पुली को, लेक्चर्स देखते हैं, तो उससे कुछ इतना होता नहीं है। जितना ज़्यादा आप पुली के क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बुक के एग्जाम्पल्स कर लो, देन सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लो, देन आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन सर्फेसेस, इसका मीडियम का जो डायग्राम्स हैं ये सब आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड डायरेक्ट डायग्राम पे क्वेश्चन पूछता है। ये जो फॉर्मुलेज रहते हैं इनके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू के, तो फॉर्मुलेज तो आपको बेसिकली याद रखने ही पड़ते हैं, उसका तो कुछ करा नहीं जा सकता। इसके बाद इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो प्रिज्म वाला आता है। प्रिज्म से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपका टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके बाद की जो यूनिट इसमें है क्रिटिकल एंगल वाली, ये अपरेंट डेप्थ वाली है, इसके बाद शायद क्रिटिकल एंगल है। हाँ, क्रिटिकल एंगल वाली जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल पे एक क्वेश्चन आपका रहता ही है।
हर बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल का रहता है और एमसीक्यू में तो रहता ही है। तो क्रिटिकल एंगल के तो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है। क्रिटिकल एंगल के बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के भी क्वेश्चन है कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आप उसको जो रे है वो जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा उस केस में। तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज उसकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है एसेंशियल कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 2 जो एसेंशियल कंडीशंस हैं, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट केसेस दिए हुए हैं। आपकी सलना कॉन्साइज की बुक में इतनी अच्छी खासियत है कि बड़ी अच्छी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन हर केस की दी हुई है। नहीं तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स में देखा है कि वो लोग क्रिटिकल एंगल की ये एसेंशियल कंडीशंस बता देंगे, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट केसेस है ये केसेस नहीं बना के देते हैं। तो केसेस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपकी बुक में केसेस बने इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आ चुका है एक बार बोर्ड में, अभी सेमेस्टर 2 का पिछली बार जब एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 1 का आई थिंक, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसी तरीके का क्वेश्चन था और सेम इसी तरीके का था, बस इसमें 3-4 पार्ट है क्वेश्चन के, उसमें एक पार्ट दिया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा आता है एग्जाम में। इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस है, इससे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा इससे क्वेश्चन वैसे बनते नहीं हैं, लेकिन वो आपसे सिंपल बाई कॉनकेव, प्लानो कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस चीज़ को पढ़ के जाना है। ये आप अपने साथ पेंसिल लेके अगर बैठे हैं तो आप ये सब चीज़ें मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये अबाउट 95% ऑफ द पेपर है। 5% तो पेपर में कुछ ऐसा रहता ही है, कहीं से भी आ सकता है, तो उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 95% की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो टॉपिक्स बता रहा हूँ यहीं से आएगा। ये मैं पिछली बार भी करा था और उससे पिछली बार भी मैंने ये वीडियो बनाया था। ये 3rd एडिशन है वीडियो का, 3rd ईयर रहेगा ये। इससे पहले 2 मैं बना चुका हूँ। देन फोकल पॉइंट, इन सब पे इतना क्वेश्चन आता नहीं है। बेसिक बड़ा डेफिनेशंस रहती हैं, डेफिनेशंस का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इससे इतना ज़्यादा रहता नहीं है। डेफिनेशन तो आप सैम्पल पेपर करते करते भी सीख जाते हो, और एक बार रीडिंग करने के बाद चीज़ें तो आप समझ ही जाओगे। तो इसमें कुछ इतना है नहीं, टेक्निकल टर्म्स हैं सब। देन फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायरेक्ट आपको बनाने को दे देता है कि बनाओ, और इसमें तो क्वेश्चन भी बहुत सारे बन जाते हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल इससे बन जाते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल, इसको तो आप घोल के पी जाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट 3-4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ये वाली टेबल कॉनकेव लेंस की और ये कॉन्वेक्स लेंस की है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की जो टेबल दी हुई है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, शायद उससे पहले भी 7th-8th में पढ़ी ली हो। 7th क्लास में आई थिंक आईसीएसई में रहती है। तो ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद साइन कन्वेंशनल लेंस फॉर्मूला का ये फॉर्मूला दिया है, इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, इसको आराम से कर लेना है। बड़ा आसान टॉपिक है ये सब। लीनियर मैग्निफिकेशन, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास एंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको पढ़ने की जरूरत इतनी है नहीं, इससे क्वेश्चन आता नहीं है इतना। स्पेक्ट्रम पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें, तो लर्न करने का इसमें बहुत है। देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स एंड एप्लीकेशन, इस वीडियो में जहाँ भी आपको नॉट इन सिलेबस बुक में लिखा दिख रहा है, तो इसको जज मत करना, आपका सिलेबस में सब है। ये प्रीवियस ईयर का नॉट इन सिलेबस था, लेकिन इस बार सिलेबस में है। काफ़ी बच्चे होते हैं वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड आगे बढ़ा के देखते हैं, और देखते हैं फिर नॉट इन सिलेबस लिखा हुआ है, फिर अपने बुक में नॉट इन सिलेबस लिख लेते हैं, और फिर एग्जाम में पढ़ के नहीं जाते। एग्जाम में फिर उससे क्वेश्चन आता है, फिर यहाँ आके कमेंट करते हैं। इसके बाद फिर साउंड वाला चैप्टर है। साउंड चैप्टर में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आता है क्वेश्चन। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन लाइट एंड साउंड वेव, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाता है, काफ़ी बार नहीं, हर बार ज़्यादातर बनता ही है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय द मेथड ऑफ ईगो, इससे भी क्वेश्चन बनता है। 2D/T, इससे क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये पढ़ के जाना है। और बेसिकली आप देखो तो मेरे हिसाब से पूरी 10th की फिज़िक्स में जो बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चन बनाने में, वो साउंड की ही आती है, क्योंकि इसके अंदर जो कैलकुलेशंस रहती हैं वो बड़ी एडवांस कैलकुलेशन रहती हैं, कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें आपको 10 टू द पावर की रेंज में चीज़ें दी हुई होती हैं, तो बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कत आती है करने में। तो बेसिकली इसका एक काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन जैसे 9th क्वेश्चन इसमें दिया है, इस तरीके का क्वेश्चन, 8th तरीके का क्वेश्चन, कि कोई एक मैन है, उसने एक बुलेट फायर करी, और दूसरी कोई दूर पहाड़ी पे कोई एक बॉय खड़ा है, उसने वो सुना और इको हुआ। इको कुछ इतने सेकंड बाद हुआ, आपको बीच का फिर डिस्टेंस बताना होता है कि कितना डिस्टेंस है। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये बच्चों को बड़े प्रॉब्लमैटिक लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का अच्छा तरीका यही है कि आप बेसिक नॉलेज रखोगे तो हो जाएगा।
फॉर्मूलेस आपको आने चाहिए। जैसे मैंने बताया था टी इज इक्वल टू टू डी बाई वी इज इक्वल टू टू डी बाई टी। देखो उसका भी यहाँ पे वही रोल है, पूरा वही उन्होंने करा है और उसके बाद तो फिर आंसर आ ही गया है। बेसिक जो स्पीड ऑफ लाइट का, जो आपको स्पीड ऑफ लाइट का तो वैसे इसमें रोल नहीं आएगा, स्पीड ऑफ साउंड जो रहती है 330 मीटर पर सेकेंड, इसका क्वेश्चन रहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम से फिर तो निकल ही आता है। एक बार अगर आपका टाइम आ गया देन फिर आप डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो, स्पीड अगर दी हुई है तो। नेचुरल डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस, इसका क्वेश्चन आता है, ज़्यादा आपको डैम्प्ड वाइब्रेशन का मिलता है। डैम्प्ड वाइब्रेशन का क्वेश्चन एक रहता ही है, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन बड़े अच्छे तरीके से करके जाना है। रेजोनेंस का एक क्वेश्चन रहता है। रेजोनेंस का किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो इसमें ही आपको दिया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है। उसके बाद आप ये 26th क्वेश्चन देखोगे, ये ऊपर वाला दिया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला था सेमेस्टर 2 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें, सेम क्वेश्चन था। सेमेस्टर 2 का था नहीं, सेमेस्टर 1 का पेपर था। सेमेस्टर 1 में साउंड चैप्टर तक आया था, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर रेडियो एक्टिविटी तक आपका सेमेस्टर 2 में आया था 2021 में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला था और ये पहली बार नहीं था कि देखने को मिला, ये पहले भी एक दो बार मिल चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन करके जाने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड इन देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। जो मैंने यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, जो जो टिक लगाया हुआ है सिर्फ वही पढ़ के जाना। जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं साउंड की और डेफिनेशंस और उसके फैक्टर्स, बस ये पढ़ के जाना। जैसे यहाँ लिखा है डेफिनेशन फैक्टर्स, बस ये पढ़ के जाना, बाकी कोई आपका इसमें काम का नहीं है, शायद सिलेबस में भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो सिर्फ आपको डेफिनेशन और उसके जो फैक्टर्स हैं वो पढ़ के जाने हैं। इसके बाद फिर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो अबाउट 16 से 17 मिनट का हो गया है और शायद आपके जो फर्स्ट हाफ ईयर एग्जामिनेशन है उसमें साउंड तक ही आ रहा होगा। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में समझ आया होगा। और अगर आपके स्कूल्स में 8th चैप्टर 9th चैप्टर पूरा सिलेबस आ रहा है फर्स्ट हाफ ईयरली में, वैसे तो नहीं आएगा, तो मेरे प्रीवियस ईयर के आप वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी ही रिलीज़ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ओसवाल बुक्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना।